हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 23 सितंबर है और सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के करंट अफेयर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे हम डिटेल में बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड के बारे में, जानेंगे कि ये किस फील्ड में दिया जाता है और साथ ही ये किसे दिया गया। एक पर्व है जिसे हम पर्यूषण के नाम से जानते हैं या क्षमा पर्व के नाम से भी जानते हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस की जो बिडिंग है, जो बोली लगाई जाती है, वो भारत ने जीत ली है। तो ये आपके एग्जाम के लिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फास्फोरस भी लगातार चर्चा में चल रहा था, ये एक मिनरल है, ये क्यों चर्चा में चल रहा है इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और अंत में G4 कंट्रीज न्यूज में थी, इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है, ये न्यूज में क्यों थी, इस पे हम बात करेंगे। और लाइट हाउस फेस्टिवल ये भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और शुरुआत करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्न के साथ। तो आज का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि हाल ही में सरोजा वैद्यनाथन जी का निधन हो गया है। उनका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? रिसेंटली सरोजा वैद्यनाथन पास्ड अवे, सी वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? आपके ऑप्शन है डर्मेटोलॉजी, साइंस, क्लासिकल म्यूजिक, लिटरेचर, नाट्यशास्त्र, विज्ञान, शास्त्रीय संगीत, साहित्य। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। होता क्या है ना कि जो भी व्यक्ति चर्चा में रहता है, या तो जैसे किसी व्यक्ति जो बहुत प्रसिद्ध थे, जिनको जिनको कई अवार्ड मिले थे, उनका निधन हो जाता है, तो ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में लगातार आते आए हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो है इस प्रश्न को बनाया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। आज 23 सितंबर है और आज के दिन सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस मनाएगा। और इसको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट ये है, क्यों है, क्योंकि वीआईटी जो कि वेल्लोर में है, तमिलनाडु में, वहां की एक छात्रा है जिसको मैंने 19 सितंबर के करंट अफेयर में मेंशन किया था कि प्रियांजलि गुप्ता उनका नाम है। उन्होंने सांकेतिक भाषा को कन्वर्ट करने के लिए एक ऐसा एल्गोरिदम तैयार किया है कि जो कि सांकेतिक भाषा को तुरंत ही टेक्स्ट या वॉइस में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए इस वर्ष के लिए सांकेतिक भाषा बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इस वर्ष का जो विषय है वो है एक ऐसा संसार जहां हर जगह से बधिर लोग कहीं पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाने का निर्णय लिया था, और यह दिन हमें भाषाई सांस्कृतिक विविधता के हिस्से के रूप में सांकेतिक भाषाओं के संरक्षण की आवश्यकता एवं महत्व की भी याद दिलाता है। अब आगे बात करते हैं वन लाइनर की। आज के वन लाइनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से नोट करते रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 23 सितंबर को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अब ये सिंपल सी न्यूज है, अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन क्यों एग्जाम में पूछेगा? वो इसलिए एग्जाम में पूछ सकता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस सम्मेलन को पहली बार आयोजित कर रही है, इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट है। और इस 2 दिन के सम्मेलन का जो थीम है, विषय है, वो है न्याय प्रणाली की उभरती चुनौतियां। सम्मेलन में उभरते कानूनी रुझान, सीमा पार याचिकाओं की चुनौतियां, कानूनी प्रौद्योगिकी और पर्यावरण कानून जैसे अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वन लाइनर में। लंदन में रहने वाली भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के लिए अंतिम शॉर्ट लिस्टिंग में शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, चेतना मारू भी ध्यान रखिएगा, और इनके उपन्यास का नाम वेस्टर्न लेन है, इसको भी आप ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत के पहले, आपको ध्यान देना है, भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का निर्माण नवंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा, ऐसी जानकारी भारतीय रेलवे ने उपलब्ध कराई है। अब चूंकि ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है और कहां पे है? तमिलनाडु के रामेश्वरम में है, इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट होगा। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पहल के तहत मेरठ में रैपिडेक्स कॉरिडोर से सटे 750 एकड़ की नई टाउनशिप को मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला हाइड्रोजन डिस्पेंसिंग स्टेशन गुजरात के वडोदरा के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी में स्थापित किया है।
इसमें हाइड्रोजन से प्रतिदिन 8 घंटे के आधार पर 25 वाहनों को ईंधन देने की क्षमता है। आपको ध्यान देना है, ये भारत का पहला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तकनीकी सहयोग मतलब कि टेक्नोलॉजी में संयुक्त अनुसंधान, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भारतीय नौसेना ने भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू संभाग कार्यालयों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए 20 सदस्यीय निकाय बनाया। एशियाई विकास बैंक ने अफगानिस्तान को $400 मिलियन आवंटित करने की घोषणा की है। अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तान को जो है परेशान कर रहा है, वहां पे लगातार जो है उनके सैनिकों की हत्या कर रहा है, वहां पे एक विशेष क्षेत्र में बमबारी भी कर रहा है, इसलिए अफगानिस्तान न्यूज मतलब कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अफगानिस्तान को कौन सा बैंक $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर दे रहा है? एशियाई विकास बैंक दे रहा है, इसको आप ध्यान रखिए। श्रीलंका ने रेलवे की सिग्नलिंग प्रणाली विकसित करने के लिए भारत की इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय सेना अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2023 में पार्टिसिपेट करेगी। आगे देखते हैं, चीन के अधिकारियों ने एशियाई खेलों में अरुणाचल प्रदेश के कुछ खिलाड़ियों के साथ भेदभाव किया है। उन्हें खेलों में भाग लेने की मान्यता और प्रवेश देने से मना कर दिया है। चीन का ये जो स्टेप है, इसका भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश के कुछ खिलाड़ियों को चीन ने मना कर दिया है पार्टिसिपेट करने से। तो अरुणाचल प्रदेश में जितने भी पहाड़ हैं, नदियां हैं, उनका जो क्रम होता है पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ऐसे एग्जाम में प्रश्न अक्सर देखे गए हैं, तो आप उसको ध्यान दिए रहिए। और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग को चीन ने अपने मैप में दिखा भी दिया था, इसलिए अरुणाचल प्रदेश जो है एग्जाम के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय युवा अंतिम पंघाल ने सर्बिया में विश्व चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता, साथ ही पेरिस ओलंपिक का कोटा भी प्राप्त किया। तो ये तो रहा वन लाइनर। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड के बारे में। तो न्यूज ये है कि ओडिशा की वैज्ञानिक स्वाति नायक को कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। तो ये अवार्ड किस क्षेत्र के लिए है? कृषि एवं खाद्य उत्पादन के लिए। और किसे दिया गया? स्वाति नायक को दिया गया, ये आप ध्यान रखिएगा। यह प्रतिष्ठित सम्मान 40 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। और स्वाति नायक की उल्लेखनीय उपलब्धियों के बारे में बताएं तो उड़ीसा के मयूरभंज में सूखा सहिष्णु चावल की एक किस्म जिसका नाम है सहभागी किसका किस्म है? चावल का है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। वह सम्मान पाने वाली उड़ीसा की पहली वैज्ञानिक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सरोजा वैद्यनाथन की, जिससे आज का प्रश्न भी बनाया गया था। भारतनाट्यम प्रतिपादक और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता श्रीमती सरोजा वैद्यनाथन जी का 86 वर्ष की आयु में कैंसर से निधन हो गया है। अब देखिए, भारतनाट्यम का जब बात आ गया है तो भारतनाट्यम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, तो सरोजा वैद्यनाथन जी का संबंध किस क्षेत्र से है? नाट्य शास्त्र से है। यही आज के प्रश्न का आंसर है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जन्मी इस नृत्य शैली का विकास किसका? भारतनाट्यम का विकास तमिलनाडु में हुआ। भरतनाट्यम एकल स्त्री नृत्य है। नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण भरतनाट्यम के तकनीकी अध्ययन हेतु एक प्रमुख स्रोत है। तो अभिनय दर्पण क्या है? अभिनव दर्पण जो है भरतनाट्यम का एक तकनीकी अध्ययन करने के लिए स्रोत है। और इसके रचयिता कौन है? नंदिकेश्वर हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। भरतनाट्यम नृत्य कला में भावम, रागम और तालम, इन 3 कलाओं का समावेश होता है। भावम से भ, रागम से र और तालम से त लिया गया है, इसलिए भरतनाट्यम का यह नाम अस्तित्व में आया। अब आगे बात करते हैं पर्युषण, जिसे हम क्षमा पर्व के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में। जैन समुदाय द्वारा इसे मनाया जाता है। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही इस त्योहार को बड़े उत्साह से और खुशी के साथ मनाते हैं। देखिए, जैन समुदाय के तो बहुत कम त्योहार होते हैं, इसलिए ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यह जैन कैलेंडर के भाद्रपद, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगस्त या सितंबर के महीने में आता है, के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। इस त्योहार की शुरुआत ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुई थी, जब जैन शिक्षक महावीर ने अपने अनुयायियों को हिंसा से दूर रहने और आध्यात्मिक शुद्धता पर ध्यान केंद्रित की शिक्षा दी थी। इस पर्व को हम क्षमा पर्व के नाम से भी जानते हैं। क्षमा पर्व के 5 कर्तव्य में संवत्सरी, जिसे क्षमा और सुलह, केशलोचन, आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार,
प्रतिक्रमण, पिछली गलती कामों के लिए माफी मांगना, तपस्या, आध्यात्मिक विकास के लिए प्रतिबद्धता और आत्म आलोचना और पिछली गलतियों के लिए माफी शामिल है। तो पर्युषण के 5 कर्तव्य जो हैं वो यही हैं। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट ये है 17th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने इसकी बिडिंग जीत ली है। भारत ने वर्ष 2027 में नई दिल्ली में सीमेंट के रसायन विज्ञान पर प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी की बोली जीत ली है। भारत के अग्रणी अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर बैंकॉक थाईलैंड में चल रहे 16वें आईसीसीसी के दौरान सम्मेलन के संचालन समिति के सदस्यों के समक्ष भारत की बोली को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया। अब इस बिडिंग में और कौन कौन सी कंट्री शामिल थी? एक तो स्विट्जरलैंड थी और दूसरी संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1918 में कांग्रेस आमतौर पर 4 से 6 सालों के अंतराल में इसका आयोजन कर रहा है। 9वीं कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1992 में नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। तो 2027 में इसका आयोजन किया जाएगा। और इससे पहले कब किया गया था? 1992 में किया गया था। इसको आप ध्यान रखे रहिए। भारत आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले 5 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। और इनका भारत का सीमेंट उद्योग 600 मिलियन टन की स्थापित सीमेंट क्षमता के साथ दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा ये उद्योग है। अब आगे बात करते हैं फास्फोरस लगातार न्यूज में क्यों आ रहा है। तो न्यूज ये है कि भारत में फास्फोरस की कमी हो रही है, जो उर्वरकों के लिए एक आवश्यक लेकिन प्रमुख पर्यावरण प्रदूषक भी है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब बात करते हैं डिटेल में। मोरक्को और पश्चिम सहारा क्षेत्र दुनिया के अधिकांश फास्फोरस भंडार को नियंत्रित करते हैं, जिससे भू राजनीतिक चिंताएं बढ़ जाती हैं। केवल 6 देशों में पर्याप्त कैडमियम मुक्त फास्फोरस भंडार हैं। उसमें से चीन ने वर्ष 2020 में निर्यात प्रतिबंधित कर दिया और कई यूरोपीय संघ के देश अब रूस से खरीदारी नहीं करते हैं। इसलिए सुरक्षित फास्फोरस का बाजार अचानक विस्फोटित हो गया। आगे बात करें। कुछ निक्षेपों में फास्फोरस के साथ भारी धातु कैडमियम का सह-अस्तित्व एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कैडमियम युक्त उर्वरकों का उपयोग अक्सर कृषि में किया जाता है, जिससे हृदय रोग सहित स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं पैदा होती हैं। फास्फोरस एक प्रकार का मिनरल है जो विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। फास्फोरस की कम मात्रा से उत्पन्न होने वाले रोगों को हाइपोफास्फेटिमिया कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। वहीं अत्यधिक मात्रा में फास्फोरस की कमी के कारण हड्डियों का रोग, जिसे हम रिकेट्स कहते हैं, हो सकता है। इसके अलावा फास्फोरस एवं कैल्शियम तत्व के संतुलन से पशुओं में ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। रोगों से अक्सर प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं, तो ये आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं G4 कंट्रीज न्यूज में क्यों चल रही थी। तो न्यूज ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के समय G4 देश, जो कि भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी, ने कहा कि स्थायी और अस्थायी दोनों वर्गों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार इस निकाय को अधिक प्रातिनिधिक, वैधानिक और प्रभावशील और कुशल बनाने के लिए आवश्यक है। G4 ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान का एक समूह है जो यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने का इच्छुक है। G4 देश यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे की कोशिशों का समर्थन कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं लाइट हाउस फेस्टिवल के बारे में, जो कि आज के करंट अफेयर का अंतिम पॉइंट है। तो न्यूज ये है कि भारत का पहला, आपको ध्यान देना होगा, भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल 23 से 25 सितंबर 2023 तक गोवा के ऐतिहासिक किले अगुआड़ा में आयोजित किया जा रहा है। तो अगुआड़ा किला कहां पे है? गोवा में है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। इन ऐतिहासिक स्थानों को पर्यटक आकर्षणों में बदलने के प्रयास में 23 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले 3 दिवसीय उत्सव देश के सभी लाइट हाउसों में मनाया जाएगा। श्री सोनोवाल ने पहले 75 ऐतिहासिक लाइट हाउसों को पर्यटक आकर्षणों में बदलने के लिए लाइट हाउस हेरिटेज टूरिज्म अभियान की शुरुआत की है। यह महोत्सव पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत भर में 75 ऐतिहासिक लाइट हाउसों को पर्यटक आकर्षण में बदलने के अभियान का तार्किक परिणाम है। तो ये जो फेस्टिवल है ये किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है?
पत्तन पोत परिवहन और जल मंत्रालय द्वारा। इसको आप ध्यान रखे रहिए। तो ये तो रहा दोस्तों आज का करंट अफेयर। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लग रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।